अगर आपका बच्चा पढ़ने बैठते ही उठ जाता है, किताब खोलता है लेकिन ध्यान नहीं लगाता है और आप दिन भर बस यही कहते रहते हैं पढ़ लो बेटा, तो 1 मिनट रुकिए, ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है गलती बच्चे की नहीं, हमारा पढ़ाने का तरीका हो। तो आज मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें समझने के बाद शायद आपको अपने बच्चे को बार-बार पढ़ो पढ़ो कहने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बिना स्किप किए हुए मेरा ये फुल वीडियो को ज़रूर देखें अपने बच्चों के लिए। तो मैं नंबर 1 में बताना चाहूँगी कि पहले आप ये देखिए कि आपका बच्चा पढ़ना क्यों नहीं चाहता है, क्या कारण है कि वो पढ़ने से मना करता है। तो सबसे पहले बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो तुरंत ये मत बोलिए तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो। एक बार बैठकर पूछिए बेटा पढ़ने में दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर आप इस तरह के शब्द को इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे पे बहुत अच्छा असर होगा। हो सकता है मैथ्स का कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा हो सकता है उसे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता हो, या फिर उसे डर लग रहा हो कि कहीं गलती हुई तो डांट पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से, मैं रियल एग्जांपल देती हूँ एक टीचर होने के नाते, मेरे हिसाब से टीचर और पेरेंट्स को सबसे पहले बच्चे की प्रॉब्लम पकड़नी चाहिए, और सिर्फ प्रॉब्लम पकड़ना ही नहीं, उसको प्यार से समझाना। वो किस लैंग्वेज में समझता है वो हमारा काम है, तो उसे इस तरीके से समझाइए जैसे वो समझना चाहते हैं, बिना डांट डपट किए हुए। नंबर 2, हर समय पढ़ो पढ़ो मत बोलिए। हम माता पिता क्या करते हैं, बच्चा को एक ही वर्ड को बार बार बोलते हैं, तो इससे बच्चा वैल्यू करना छोड़ देता है। सबसे पहले पेरेंट्स को बार बार एक ही वर्ड को नहीं बोलना चाहिए। आप उस तरह का अपना लेवल बनाइए बच्चों के सामने। हर माता पिता और टीचर दोनों की एक कॉमन गलती है, बच्चों को बार बार बोलना पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। लेकिन सोचिए अगर आपको कोई हर 5 मिनट में एक ही काम करने को बोलेगा तो आपको कैसा फील होगा। तो इस चीज को आप हल्के में मत लो, इसलिए बच्चों से ये मत कहिए कि जाओ 2 घंटे पढ़ो, बस कहिए चलो पहले 20 मैथ्स करते हैं फिर थोड़ा आराम करते हैं। तो नंबर 3, बहुत बड़ा टारगेट मत दीजिए बच्चों को। तो तीसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रैक्टिकल है बच्चों के लिए, तो बच्चों को एक साथ बहुत सारा काम मत दे दीजिए। अगर मैंने बच्चों को कहा आज पूरा चैप्टर ख़त्म करो, तो हो सकता है वो किताब देखकर ही परेशान हो जाए। इसके बजाय मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कहूँगी चलो आज सिर्फ 5 क्वेश्चन करते हैं, ये 5 हो गए तो बहुत बढ़िया, अब अगले 5 बाद में करेंगे। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ यही करती हूँ, उसको पूरा चैप्टर एक दिन में नहीं देती हूँ। 4 क्वेश्चन करके 5 क्वेश्चन करके जो जितना मतलब करता है, लेकिन 3 से ऊपर जाती हूँ, 3 से ऊपर 4-5 देती हूँ। लेकिन इससे बच्चा क्या होता है, बोर नहीं होता है और अच्छे से चैप्टर को याद भी कर लेता है और समझ भी लेता है। बच्चे को काम छोटा दिखाई देगा तो शुरुआत करना आसान होगा, क्योंकि उसको छोटा लगता है वो कर लेता है। अगर पेरेंट्स हो तो आप इस तरीका को अपनाएं जरूर। तो गाइस ये चौथी बात तो मैं बार बार जब भी बच्चे के लिए वीडियो बनाती हूँ तब भी बोलती हूँ कि ये मतलब 4 में मैं बताना चाहूँगी कि बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर मत कीजिए। ये बात मैं बहुत सीरियसली कहूँगी कि कंपैरिजन बंद कर दीजिए। कई बार हम प्यार से बोलते हैं देखो शर्मा जी का बेटा कितना पढ़ता है, लेकिन बच्चे को प्यार वाली बात भी कंपैरिजन में ही लगती है। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि दूसरे से कंपेयर मत करो कि उनका बेटा इतना पढ़ा, उनका बच्चा इतना पढ़ा, वो इस लेवल का है। ये चीज़ बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा गहराई से बैठ जाता है। बस मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे से कहिए पिछली बार तुमने 5 सवाल किए थे, आज 7 कर लो। बच्चों की लड़ाई किसी दूसरे बच्चे से नहीं होनी चाहिए, उसकी अपनी पिछली परफॉर्मेंस से होनी चाहिए और उसके क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पढ़ सकता है। अगर दूसरा एक दिन में एक चैप्टर को ख़त्म करता है, हो सकता है आपका बच्चा नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ दूसरों से तुलना मत कीजिए अपने बच्चों के साथ। नंबर 5 मैं आपको बताना चाहूँगी कि मार्क्स से ज़्यादा समझने पर अपने बच्चों को ध्यान दीजिए। मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ इसलिए ये बात मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। कई बार बच्चा सवाल का आंसर सही कर देता है, लेकिन पूछिए कैसे किया तो उसे तरीका नहीं पता होता है। तो सिर्फ ये मत पूछिए कितने नंबर आए, कभी भी नंबर से बच्चों का आकलन मत कीजिए। आप उसे प्रैक्टिकली पूछिए कि ये कैसे बना, कैसे समझ में आया, कहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ, कैसे इससे निकला, ये चीज़ को पूछिए। कभी भी ये पूछिए कि आज क्या समझ में आया,
क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एग्ज़ाम में नंबर लाना नहीं है, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि जब बच्चे कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि आज का जो जनरेशन चल रहा है एआई का, उसमें स्किल्स भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के साथ। तो नंबर 6, पढ़ाई को रोज़ की ज़िंदगी से जोड़िए। अब ये तरीका मैं पढ़ाते समय बहुत इस्तेमाल करती हूँ। बच्चों को अगर आप बोलेंगे कि परसेंटेज पढ़ो तो शायद उसे बोरिंग लगे, लेकिन बाजार में जाकर बोलिए या कोई वस्तु उसको दिखाकर बोलिए रुपया 500 की चीज़ पर 10% डिस्काउंट है तो कितना काम आएगा। अब वही मैथ्स अचानक रियल लाइफ में आ गया। मतलब एक एग्जांपल देते हैं, पौधे को पानी क्यों चाहिए, छाया में और धूप में जो चीज़ें में क्या फ़र्क होती है। तो बच्चों को लगे कि ये तो हमारे आसपास ही हो रहा है। मतलब कि जितना रियल एग्जांपल हो उतना दे के आप समझाइए, बच्चे अच्छा से समझते भी है और पढ़ते भी है। मैं खुद ये काम करती हूँ। नंबर 7, बच्चों के सवाल को कभी भी छोटा मत समझिए। बच्चा अगर बार बार सवाल पूछता है तो परेशान मत होइए। अगर आप पेरेंट्स हो या टीचर हो, मैं उन सभी से कहना चाहूँगी, कभी बच्चा ऐसा सवाल पूछ देता है कि हमें खुद सोचना पड़ जाता है। लेकिन अगर हम हर बार कहेंगे चुप रहो, इतना भी नहीं पता, तो अगली बार वो सवाल पूछेगा ही नहीं। और उसे डराइए मत, प्यार से समझाइए। क्योंकि 1 से 2 बार अगर हम डरा देंगे तो बच्चे क्या होता है, सवाल पूछने से डरता है। तो फिर एक टीचर के लिए बच्चों का सवाल बहुत वैल्यूएबल होता है। तो नंबर 8 में मैं बताना चाहूँगी कि बच्चे की छोटी मेहनत भी नोटिस कीजिए। अगर आपके बच्चे कोई छोटा काम भी कर रहा है तो उस चीज़ को नोटिस कीजिए। एक चीज़ मैंने बच्चों में बहुत देखी है, जब उनकी छोटी मेहनत की तारीफ होती है तो वो दोबारा कोशिश करते हैं। मान लीजिए बच्चा पहले 3 सवाल करता था और आज 6 सवाल कर लिया, उसे ये मत कहिए बस 6 ही, बोलिए अच्छा आज 6 कर लिए तो कल 7 ट्राई करेंगे। बस इतना सा एनकरेजमेंट बच्चों को बहुत ज़्यादा फर्क दे सकता है। नंबर 9 में मैं बताना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ खेलने और आराम का समय भी रखें। बच्चा है तो पढ़ाई के साथ खेलना भी ज़रूरी है। हम कभी कभी चाहते हैं कि बच्चा पूरे दिन किताब लेकर बैठा रहे। गाइस, ऐसा नहीं होता है, बच्चा पूरे दिन किताब लेके नहीं बैठेगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है गाइस। एक सिंपल रूटीन बनाइए, पढ़ाई कराओ और छोटा सा फिर ब्रेक लो, फिर पढ़ाई और फिर उसके बाद खेल या दूसरी कोई एक्टिविटी। रूटीन बच्चों के साथ मिलकर बनाइए, सिर्फ उसी पे मत थोपिए। आप उनका अगर रूटीन बनाते हैं तो उनके साथ आप भी उसमें ऐड होइए। नंबर 10 में मैं बताना चाहूँगा, सबसे जरूरी बच्चे को ये महसूस कराए कि आप उसके साथ हैं। उसे कभी भी ये फील मत होने दे कि वो अकेले है, सिंगल है, मायूस है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को एक दोस्त के साथ ट्रीटमेंट कीजिए, पेरेंट्स बन के नहीं। क्योंकि जब आप दोस्त बनते हैं तो वो बातें को खुल के बोलता है। नंबर 10 में मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी बच्चे को ये महसूस कराइए कि आप उसके साथ हैं। यह बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि अगर उसे गलती भी हो गई तो उसके माता पिता उसके खिलाफ नहीं है, उसके साथ है। वो आकर आपसे कह सके मम्मी मुझे ये सवाल समझ नहीं आया, और उसे जवाब मिले कोई बात नहीं, बैठो साथ में देखते हैं। मेरे हिसाब से यही पढ़ाई का सबसे अच्छा माहौल है, जहाँ बच्चा गलती करने पर भी अपने पेरेंट्स से बेझिझक सवाल पूछ सके। अगर आप पेरेंट्स हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अपने बच्चे को सिर्फ मार्क्स से मत देखिए, कभी उसके साथ बैठिए और पूछिए तुम्हें पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में होती है। हो सकता है उसे एक सवाल से आपके बच्चे की ऐसी परेशानी पता चले जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था। आई होप आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग मुझे बताइए मुझे कैसा ब्लॉग बनाना चाहिए।